क्वेश्चन देखिए, एक कक्षा के 7 छात्रों की औसत आयु 28 वर्ष है। प्रथम 3 छात्रों की औसत आयु 30 वर्ष है। चौथे छात्र की आयु 5वें छात्र की आयु से 4 वर्ष कम है। अंतिम 2 छात्रों की आयु समान है तथा प्रथम 3 छात्रों की औसत आयु से 5 वर्ष अधिक है। तो चौथे तथा 5वें छात्र की औसत कितनी है ये पूछा गया है। बेटा यहाँ पर 7 छात्र दिए गए हैं। छात्र कितने बेटा? 7। ये 7 छात्र हैं, 1 2 3 4 5 6 और ये 7 छात्र हो गए। ठीक है, सारे के सारे क्या है? छात्र हैं। अब इन सभी छात्रों की औसत दी गई है हमें, कितनी? 28। अगर इनका सबका हम सम निकालें, कितना निकालें? सबका सम निकालें तो सम कितना बनेगा सबका? बताइए भाई। 7 छात्र हैं और प्रत्येक छात्र का औसत 28 है, तो 7 का गुणा इसमें करने से 7 दूनी 14, 140, 56, 196 आ जाएगा। मतलब सभी का सम कितना आ गया? 196 आ गया। अब आगे क्वेश्चन बोल रहा है कि प्रथम 3 छात्रों का औसत कितना दे रखा भैया? 30 वर्ष है। अगर ये बंदा 30 साल के होंगे तो तीनों का जो सम बनेगा कितना बनेगा? आप कहेंगे 90 बन जाएगा। अगर इन तीनों की आयु जोड़ दी जाती है तो 90 बन जाती है। आगे पंक्ति में कह रहा है चौथे छात्र की आयु 5वें छात्र की आयु से 4 वर्ष कम है। ये जो चौथा छात्र है ना, इसकी उम्र इससे 4 वर्ष कम है। अगर इसको x मान लेते हैं तो इसे हम x+4 मान लेंगे तो 4 वर्ष छोटा हो गया। आगे कह रहा है अंतिम दो छात्रों की औसत आयु समान है, लेकिन प्रथम 3 छात्रों की औसत आयु से 5 वर्ष अधिक है। मतलब ये भी 35 का होगा, ये भी 35 का होता। 35 मिला के कितना बन जाएगा? इन सब का सम बन जाएगा 70। एक बात बताओ, अगर ऊपर के सभी नंबर्स को जोड़ दिया जाए तो 196 के बराबर हो जाएगा? नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। तो 90 में 70 जोड़ेंगे 160, ये वाला 4 164, क्या बनेगा? 164 और प्लस x बन के 2x हो जाएगा इक्वल 196। इसको उधर ले जाके माइनस करेंगे तो 2x बराबर 6 में 4 घटेगा 2 आएगा और 19 में 16 घटेगा 3 बचेगा। x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 16 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? 16 आ जाएगी। अब हमसे चौथे और 5वें की औसत पूछी गई थी, तो चौथे की वैल्यू आ गई 16, मतलब ये 16 वर्ष का हो गया। ऐसे 4 ज़्यादा था तो 16 4 20 साल का हो जाएगा। दोनों का औसत पूछा गया है तो दोनों का सम कितना बनेगा? 36। कितना बनेगा? 36। और 2 लोग हैं, 2 से डिवाइड कर देंगे, आंसर क्या जाएगा? 18 वर्ष। क्या जाएगा? 18 वर्ष। ठीक है बेटा, तो क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, ठीक, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। अगला प्रश्न है, एक 12,000 रुपये की राशि पर 15% प्रति वर्ष की दर से 3 वर्षों के लिए साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। ऐसा ही निकालना है, ऐसा ही निकालना है। मूलधन कितना है? 12,000 रुपये। कितना दे रखा है? 12। दर क्या दे रखी है? 15%। 15 गुणे समय कितना दिया है बेटा? 3 वर्ष का। बटे में कर देंगे 100, बटे में कर देंगे 100। ये मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100 आ गया। 2 जीरो हटा दीजिए। 15 तेई 45 गुणा 120 करना होगा तो 12 पंचे 60, हासिल लगा 6, 48 6 कितना आ गया? 54। ये वाला जीरो यहाँ लगा देंगे, कितना आ जाएगा? 540। करेक्ट आंसर आ गया हमारा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या बोलता है? कह रहा है एक रेलगाड़ी की लंबाई 330 मीटर है तथा वह 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। लंबाई रेलगाड़ी की मीटर में है और हमारी गाड़ी की चाल जो है किलोमीटर प्रति घंटे में दी गई है। तो स्पीड को हम क्या करेंगे? मीटर प्रति सेकंड में बना लेंगे। यह 72 किलोमीटर प्रति घंटा दी गई है। इसे मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। तो 18 चौको 72, 5 चौको क्या आ गई?
20 मीटर प्रति सेकंड आ गई। अब आगे कह रहा है 710 मीटर लंबे किसी प्लेटफॉर्म को पार करने में यह कितना समय लेगी। प्लेटफॉर्म की लंबाई 710 है, रेलगाड़ी की लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई दोनों को जोड़ दिया जाएगा और 4 से भाग करा देंगे तो समय निकल के आ जाएगा। तो समय बराबर क्या बनेगा, कुल दूरी कितनी बन जाएगी। रेलगाड़ी हमारी 330 मीटर की लंबी है और प्लस प्लेटफॉर्म 710 मीटर लंबा था और बटे में 4 क्या है 20। क्या बन जाएगा भैया, ये 1000 बनेगा आपका 40 बटे में 20। 0 0 कटेगा, 2 पंचे 10, 2 दूना 4। आंसर क्या आ जाएगा 52 सेकेंड का समय लगेगा। यहाँ से क्या लगेगा 52 सेकेंड का समय, जो कि ऑप्शन में डी नंबर पे दिया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि एक 10.5 सेंटीमीटर धातु के एक गोले को पिघलाकर 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या व 3 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले छोटे शंकुओं में बदला जाता है। शंकुओं की संख्या ज्ञात करिए। मानिए कि मान लो एक ही आपके पास क्या है गोला है, ये आपके पास एक गोला है, इस गोले की रेडियस दे रखी है, कितनी दे रखी है 10.5। कितनी दे रखी है 10.5। अब क्या करेंगे, इसको मेल्ट करके छोटे छोटे शंकुओं में डालना है इस प्रकार की। तो कितने शंकु बनेंगे, इसी पदार्थ से तो शंकु बनेंगे, तो हम मान लेंगे कि n नंबर शंकु बनेंगे। तो इस शंकु का आयतन, इस शंकु के आयतन और गोले में n नंबर्स का मल्टीप्लाई। चलिए गोले का आयतन क्या होता है 4/3। क्या होता है 4/3 पाई r क्यूब बराबर शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h और गोले टोटल कितने बनेंगे n नंबर शंकु बनेंगे। देखो बेटा, इस पाई से पाई हम काट सकते हैं, इस 3 से 3 कट सकता है, ऊपर क्या बचेगा 4 गुणा r का मतलब रेडियस गोले की, तो कितनी है 10.5। इसको 2 बार लिख सकते हैं। ठीक है, अगर इसको चाहो तो आप फ्रैक्शन में भी लिख सकते हो, फ्रैक्शन में भी लिख सकते हो। कैसे आप लिख सकते हो उसको, अगर हम देखें 10.5 को दशमलव में हटा के यहाँ 10 करेंगे तो 5 से कटेगा, 5 दूनी 10, 5 से कम 5, क्या आएगा 21/2। तो आप चाहो तो 10.5 को 21/2 लिख सकते हो। तो हम लिखेंगे 21/2 गुणा 21/2 गुणा 21/2, 3 बार लिखना पड़ेगा क्योंकि क्यूब था बराबर। अब इस r की वैल्यू की है कितनी दी गई है, शंकु की त्रिज्या कितनी थी भैया, शंकु की त्रिज्या 3.5 थी। कितनी थी 3.5। तो 3.5 को हम 7/2 लिखते हैं। क्या लिखते हैं 7/2, 2 बार लिखेंगे 7/2 ऐसे करके। और ऊंचाई कितनी थी 3 सेंटीमीटर की और n का मान निकालना है हमें। देखिए इस 2 से ये 2 दोनों कट जाएंगे, ख़त्म। अब देखो 7 और गुणे 3 21 बनेगा, ये 21 ख़त्म हो जाएगा। इस 2 से ये 4 2 बार में कट जाएगा और इस 7 से ये 21 3 बार में कट जाएगा। अब ये बनेगा 3 दूना 6, 6 का गुणा 21 में करना है, 6 कम 6, 6 दूनी 12, नंबर्स कितने आ गए, मतलब हम 126 शंकु यहाँ से बना सकते हैं। ठीक है बेटा, तो क्लियर हो रहा होगा और समझ में भी आ रहा होगा। ऐसे ही प्रश्न बनने के संभावना है, आपके जो पेपर चल रहा है पेपर में प्रश्न भी बन रहे हैं इसी प्रकार से। तो GD और 10+2 और अदरवाइज जो भी आगे आपके एग्जाम्स लगे हैं वहाँ पर भी ऐसे प्रश्न बनते रहते हैं, अक्सर देखे जाते हैं। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है 53 से 97 तक कितनी संयुक्त संख्याएं हैं। ठीक है ना भैया, संयुक्त संख्याएं पूछी जा रही हैं। पहले तो आपको मालूम होना चाहिए कि ये संयुक्त संख्याएं होती क्या हैं। तो हम आपको बताना चाहेंगे ऐसी संख्याएं जिनके 2 से अधिक फैक्टर होते हैं, मतलब 3 हो या 3 से ज़्यादा हो, वो संख्याएं संयुक्त संख्याएं कहलाती हैं। एक दूसरी लैंग्वेज में इसे जान लीजिए, इन्हें हम भाज्य संख्याएं भी कहते हैं। ठीक है, 53 से पूछा है, कितने से 53 से लेकर के 97 तक के बीच कितनी भाज्य संख्याएं हैं, हमसे ये पूछ रहा है।
तो हम एक काम करते हैं, हम सभी जानते हैं कि 53 से 97 तक टोटल कितने नंबर बनेंगे। तो टोटल नंबर बनेंगे आपके 57, 7 में 3 गया 4, लिखे हम 5, 9 में 3 गया 5, 9 में 5 गया 4, मतलब 53 से 97 तक टोटल नंबर बनते हैं 45। कितने बनते हैं? 45। कुल संख्याएं हमारी 45 हो गई। अब हम एक काम करेंगे, इनके बीच जो अभाज्य संख्याएं होती हैं उनको घटा दिया जाए। तो हम सभी जानते हैं 53 से 97 के बीच जो हमारे प्राइम नंबर्स होते हैं वो कितने होते हैं? 10। 10 घटा देंगे तो हमारी क्या निकल के आ जाएंगी? संयुक्त संख्याएं निकल के आ जाएंगी। आप बता सकते हो कितनी आएंगी? 35 आएंगी, जो कि ऑप्शन में आपके दिया गया है। अब आप सोच रहे होंगे ये 10 क्यों घटाया? तो आप देख सकते हैं 2, 2 4, 2 6, 2 8, 2 10, ये 10 संख्याएं हमारी अभाज्य होती हैं। ये 10 संख्याएं अभाज्य होती हैं, इसलिए हम अब भाई 53 से 97 तक टोटल नंबर बनते हैं 45। ये 10 संख्याएं घटा देंगे तो 35 संख्याएं तुम्हारी कैसी बच जाएंगी भैया? भाज्य संख्याएं बचेंगी, जिन्हें हम संयुक्त संख्या कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है 2 रेलगाड़ियां जिनकी लंबाई 450 मीटर तथा 300 मीटर हैं, एक दूसरे की ओर क्रमशः 162 किलोमीटर प्रति घंटा और 108 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही हैं। ऐसे चल रही हैं, ठीक है ना। रेलगाड़ियां एक दूसरे की ओर जब चलती हैं तो इस चाल को कहा जाता है सापेक्ष चाल। जब एक ही दिशा में चलती हैं तो चालें माइनस हो जाती हैं, जब विपरीत दिशा में चलती हैं तो चालों को ऐड कर दिया जाता है, इसे कहते हैं सापेक्ष चाल। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे इस सवाल में? हम यहाँ से दोनों ट्रेनों के बीच सापेक्ष चाल निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे? सापेक्ष चाल। एक रेलगाड़ी की चाल थी 108 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरे की चाल है 162 किलोमीटर प्रति घंटा। दोनों को जोड़ देंगे तो बन जाएगा आपका 170 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन दूरी जो हमें दी गई है वो मीटर में है, इसलिए आंसर भी हमारा सेकेंड में आ रहा है। तो इस चाल को हम क्या करेंगे? मीटर प्रति सेकेंड में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है ना। तो जैसे हम मीटर प्रति सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे तो इसमें 5 बटे ये 200 बनेगा, 270 बनेगा। क्या बनेगा? 270। तो 5 बटे 18 से गुणा करा देंगे तो 9 से काटेंगे, 9 दूनी 18, 9 तिहाई 27, 2 से 30 कटेगा 15 पना 75 किलोमीटर, नहीं मीटर प्रति सेकंड। क्या निकल के आ गई? मीटर प्रति सेकंड ये चाल आ गई। अब हमें समय निकालना है। क्या निकालना है भैया? समय निकालना है। तो समय निकालने के लिए रेलगाड़ी के केस में आप याद रखिए जो भी दूरियां दी गई हो कुल दूरी बटे चाल। तो कुल दूरी कितनी बन जाएगी भैया? कुल दूरी कितनी बन जाएगी? दोनों रेलगाड़ियों की लंबाई अब प्लस जो उनके बीच की दूरी थी उसी को तो कवर करके पार करेंगी। तो एक काम करते हैं, 450 मीटर पहली रेलगाड़ी लंबी है, दूसरी है 300 मीटर और इनके बीच की दूरी भी कितनी थी? 300 मीटर थी। स्पीड किस चल रही है? 75 की स्पीड से। बस निकाल दीजिए, 3 3 6, 6 में 4 जोड़ेंगे 1050 आएगा। बटे में क्या लिखेंगे? 75। 15 से काटिए, 15 पना 75, 15 7 105, 5 का भाग 70 में करने से क्या आएगा? 14 सेकेंड। हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। ऑप्शन में दिया गया है, आप चेक कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखें, ए तथा बी की मासिक आय का अनुपात 4:5 है। दो व्यक्ति हैं बेटा, ए और बी, इनकी मासिक आय का अनुपात 4:5 दिया गया है, इनकम दी गई है। आगे कह रहा है ए तथा बी की मासिक बचत का अनुपात, इनकी बचत भी दे रखी है, मतलब सेविंग भी दे रखी है। क्या है? 14:19। क्या है? 14:19। अब बताइए, आगे कह रहा है ए तथा बी ने प्रत्येक का मासिक व्यय रुपए 1200 है, मतलब प्रत्येक का 1200 रुपये खर्चा हो रहा है। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ चेक करते हैं इनकम में सेविंग, इनका जो बनेगा अंतर क्या सेम बन रहा है? वही तो इनका एक्सपेंडिचर होगा, खर्च होगा। तो 14 4 घटाएंगे 10, 15 में 5 घटेगा, कितना बचेगा भैया? 14। अलग अलग आ रहा है, यहाँ का मान सेम आना चाहिए। इसके लिए क्या करेंगे? इन दोनों का अंतर 1 बन रहा है,
इन दोनों का अंतर कितना बन रहा है 5। बस यहाँ 5 है, यहाँ भी 5 हो जाए तो इस 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 एकम 5, लेकिन यहाँ भी गुणा करना पड़ेगा। 5 चौको 20, 5m 25। अब देखिए 20 में 14 घटाएंगे 6 आया, 25 में 19 घटेगा 6 बचेगा। अब दोनों को देख लीजिए आप, यहाँ पर जो व्यय है समान आ गया, तो हमारे अकॉर्डिंग 6 आ रहा है। हाँ वो 6 रुपये व्यय कर रहा है मान लो ए, और ये रुपए में कितने कर रहा है 1200 रुपये, तो एक की वैल्यू क्या बनेगी 200 रुपये। अब सवाल में पूछ क्या रहा है, सवाल में पूछ क्या रहा है, कह रहा है क्वेश्चन तो ए तथा बी की मासिक आय के बीच अंतर बताओ। ए की मासिक आय यहाँ पर 20 है, बी की 25 है, इनका अंतर क्या बनना है 5, मतलब 5 की वैल्यू पूछी जा रही है, तो 5 गुणे 200 करने से आंसर आएगा 1000 रुपये। यही हमारा क्या हो गया भैया, आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखें, अगला कह रहा है 1 से 100 तक की गिनती में, 1 से 100 तक की गिनती में दहाई के स्थान पर 2 कितनी बार आता है। दहाई के स्थान पर पूछ रहा है। जब 1 से 10 तक की गिनती गिनते हैं तो 2 केवल एक जगह आता है, 1 के बाद 2 आता है, वो इकाई अंक होता है। तो दहाई के स्थान पर कहाँ चलेगा, 20 से चलेगा, तो 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29। बस हमें दहाई वाला चाहिए, और कहीं भी दहाई में 2 नहीं मिलेगा, क्योंकि जैसे आप सोचो 52, तो 52 में कहाँ इकाई के स्थान पर होता है, ये हमें दहाई के स्थान पर चाहिए। तो 20 से 29 तक की संख्या में मिलेगा, कहाँ देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, कितनी बार आएगा 10 बार आएगा। आंसर हमारा हो गया 10। ठीक, तो ऑप्शन नंबर यहाँ सी लगा लेंगे। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न कह रहा है एक बस ने 162 किलोमीटर की दूरी तय की। बस के द्वारा तय की गई दूरी कितनी है 162 किलोमीटर। कितनी भैया 162 किलोमीटर। यदि इस तय की, कुछ मिस्टेक है क्वेश्चन में, खैर कोई बात नहीं, आगे बढ़िए। यदि इस बस की चाल स्पीड दे रखी है 15 मीटर प्रति सेकेंड है, क्या है 15 मीटर प्रति सेकेंड है, तो लिया गया समय कितना होगा। और समय जो ऑप्शन में दिया जा रहा है घंटे में दिया जा रहा है, इसलिए क्या करेंगे, हमें टाइम बताना है, तो टाइम बराबर क्या होता है दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल होती है। सबसे पहले स्पीड को कन्वर्ट करेंगे किलोमीटर प्रति घंटे में, तो 15 में 18/5 से मल्टीप्लाई होगा, 5 से काटेंगे 3 बार, कितना आएगा 54। यहाँ से कितना आ गया भैया 54 आ गया, ख़त्म। दूरी कितनी है 162, चाल कितनी है 54 किलोमीटर प्रति घंटे की है। काट दीजिए भैया, कैसे कटेगा 6 2 8 1 9, ये 9 से कट जाएगा, ये 6 से काट सकते हो, 6 नामा 54, 6 दूनी 12, 4 बचेगा, 6 सत्ते 42, 9 से कटेगा 3 बार में, आंसर आएगा 3 घंटे। कितना आएगा 3 घंटे। ऑप्शन जो भी हो, ऑप्शन है डी। अगला प्रश्न देखिए, एक बेलन की ऊंचाई 35 सेंटीमीटर है, इसके आधार पर परिधि इसकी त्रिज्या से 37 सेंटीमीटर अधिक है। बेलन का आयतन ज्ञात करें। क्या ज्ञात करें 12 नंबर क्वेश्चन में खांसी। एक ठोस बेलन की ऊंचाई 35 सेंटीमीटर, मान लो ये बेलन है आपका, ये बेलन है आपका, ठीक है। इस बेलन की ऊंचाई ये दे रखी है कितनी 35 सेंटीमीटर दे रखी है। इसके आधार पर परिधि इसकी त्रिज्या से 37 सेंटीमीटर अधिक है, मतलब जो इसकी परिधि है, इसकी जो परिधि है उसकी त्रिज्या से 37 सेंटीमीटर ज़्यादा है। तो परिधि में यदि त्रिज्या घटा लिया जाए तो जो एक्स्ट्रा पार्ट होगा निकल के आ जाएगा। तो परिधि क्या होती है 2 पाई आर, क्या होती है 2 पाई आर में क्या घटा लें त्रिज्या घटा लें,
तो कितनी भैया बढ़ के आ रही है, 37 सेंटीमीटर आ रही है। ठीक है, हम एक काम करते हैं, यहाँ से r को हम कॉमन कर लेते हैं। जैसे r कॉमन करेंगे अंदर बचेगा 2 पाई, तो 2 पाई का मान 22/7 होता है, तो 22 गुणे 2 करने से क्या बनेगा 44, अब बट्टे में 7 माइनस यहाँ बचेगा 1 बराबर 37। तो r की वैल्यू यहाँ से निकल के आएगी, देखो 7 का गुणा यहाँ करेंगे और इसमें घटेगा तो 37 ही आएगा, तो 37/7 बराबर के 37 बटा 1 कर लो भैया, 37 कट जाएगा, 7 ऊपर यहाँ चला जाएगा, r कितनी आ गई, मतलब 7 सेंटीमीटर यहाँ से r निकल के आ गई है। बेलन का आयतन पूछा गया है। आयतन क्या होता है, आयतन होता है पाई r² h। पाई की वैल्यू क्या है 22/7, क्या है 22/7। r की वैल्यू हमने निकाली थी 7 है, यहाँ 7 गुणा 7 लिखेंगे। h का भी मान दिया गया है 35, यहाँ कर देंगे 35। ठीक है भैया, तो 7 से 7 कट जाएगा और इसका गुणा यहाँ करेंगे, 7 पना 35, 3 21 में 3 जोड़ देंगे 24 और गुणे 22 करना है। ठीक है, तो हम करेंगे अपने अकॉर्डिंग, तो हम पहले कर लेते हैं इस 22 में क्या करते हैं 11 गुणे 2 कर लेते हैं भैया, तो 2 का पहले यहाँ डबल करा देंगे, तो 45 दूनी 90, क्या बनेगा 90, 2 दूनी 4 और गुणे 11। अब जब किसी संख्या में 11 से गुणा करना हो तो वो तो रूल हमने आपको पढ़ा दिया था। सबसे पहले क्या करते हैं इकाई अंक उतार लेते हैं, फिर इकाई दहाई अंक को जोड़ते तो 9 ही बनेगा। अब इसको छोड़ देंगे, 9 4 13 बनेगा, हासिल 1 लगेगा, 4 में 1 जोड़ दीजिए 5, कितना आ गया 5090 घन सेंटीमीटर। इस बेलन का निकल के आएगा त्रिभुज आयतन क्या निकल के आएगा आयतन। अगला सवाल है एक घनाभ का आयतन 4800 घन सेंटीमीटर है। यहाँ पर लिखा नहीं है, सवाल में थोड़ा बच्चे ने जिसने टाइप किया है वो मिस्टेक कर दिया है। वैसे आयतन हमेशा घन सेंटीमीटर में ही होता है, घन मतलब क्यूब के रूप में होता है। ठीक है, यदि इस घनाभ की ऊंचाई 20 सेंटीमीटर हो, ऊंचाई दे रखी है, ऊंचाई कितनी है 20 सेंटीमीटर दे रखा है। वॉल्यूम भी तो दे रखा है, मतलब वॉल्यूम क्या होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। कितना दिया है 4800 घन सेंटीमीटर दे रखा है। हमसे कह रहा है तो घनाभ के आधार का क्षेत्रफल बताइए। हमने आपको कितनी बार बताया है परसेंटेज जब पढ़ाए थे कि भैया आयतन का फार्मूला आता कहाँ से है, आयतन का फार्मूला आता कहाँ से है, तो ये आता है आधार का क्षेत्रफल में केवल ऊंचाई का गुणा करने से आयतन बनता है। तो आधार का क्षेत्रफल होता क्या है लंबाई गुणे चौड़ाई और आगे क्या है ऊंचाई। ऊंचाई कितनी दे रखी 20, यही तो निकालना है आधार का क्षेत्रफल। और आयतन कितना दे रखा है 4800, यहाँ लिखेंगे 4800, 0 0 काटेंगे 2 से डिवाइड कर देंगे, कितना आएगा 240 L इंटू वी। पता ही सवाल में कुछ करना भी नहीं था, सवाल में कुछ करना भी नहीं था। क्वेश्चन खुद बोलता है कि परेशान मत हो। हम चाहते तो सीधे सीधे इसका इसमें डिवाइड करा देते, L इंटू वी निकल के आ जाता क्षेत्रफल। अगला क्वेश्चन देखते हैं 14 नंबर। कह रहा राजू यातायात तथा भोजन पर क्रमशः अपनी आय का 10% तथा 20% खर्च करता है। हम मान लेंगे राजू की जो इनकम रही होगी वो कितनी रही होगी 100% रही होगी। कितनी रही होगी 100% रही होगी। वो क्या करता है अपने यातायात पर 10% और भैया भोजन पर 20%। तो भैया 10% कहाँ पर यातायात पर और 20% कहाँ पर भोजन पर खर्च कर दिया। तो टोटल खर्चा कितना हो गया उसका 30% हो गया। तो शेष कितनी बचेगी उसकी आय बताइए। अच्छा शेष आय कितनी बचेगी आप जानते हैं, जब 30 घटा देंगे 100 में तो कितनी बच जाएगी 70% उसकी इनकम बचेगी। अभी आगे बढ़े, कह रहा है वह शेष आय का 30% कपड़ों पर खर्च कर देता है। अब भैया कपड़ों पर खर्च होगा, कपड़ों पर कितना खर्चा कर रहा है 30%, कितने का 70 का। तो 70 का 30% निकालेंगे, क्या बनेगा 21, मतलब 21 भाग यहाँ खर्च हो गया
ठीक है ना भैया, कितना खर्च कर दिया, 21% खर्चा कर दिया। तो अब उसके पास कितनी आय बचेगी, घटा दीजिए, 10 में 1 गया 9, 6 में 2 गया 4, 49% उसके पास अभी आय बची हुई है। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, शेष आय को वह बचा लेता है, जो बची वो बचा लिया। यदि उसकी बचत रुपए में 26,460 हो तो भोजन व कपड़ों पर कुल मिलाकर कितना खर्च होगा। भोजन व कपड़ों पर कुल मिलाकर कितना खर्चा होगा, 41% का मान बताना है। 49% की वैल्यू दे रखी है, 49% की वैल्यू दे रखी है, क्या दे रखी है, 26,460, जिसका मान दिया जाए उससे भाग करा दो, गुणा। निकालना क्या है, भोजन और कपड़ों पर 41% का मान बताना है। ठीक है, देखिए 7 से कटने वाली संख्याएं हैं क्या, क्योंकि ये 7 से ही कटेगा। 7 सत्ते 49, 7 से काटेंगे तो 7 ते 21, 5 बचेगा, 54 हो जाएगा। 7 42 सत्ते 49, 7 बार में जाएगा। 54 में अगर 49 घटाएंगे, 54 में अगर 49 हम घटाएंगे तो क्या बचेगा, 14 में 9 गया 5, 5 बचेगा, बन जाएगा 56, 7 8 56। अभी भी 7 से कट जाएगा तो 7 पना 35, 2 बचेगा, 7 चौको 28, 540 आ गया। 540 में 41 का गुणा कराना है, तो 540 गुणे 41 कराना भैया। ठीक है, इसको आप क्या मान लो, 40 + 1 मान लो, क्या मान लो, 40 + 1 मान लो। ठीक है, करा दीजिए। 4 का गुणा 0 में 0, 4 चौको 16, 4 पंचे 20 1 21, ये वाला 0 यहाँ लगाइए। अब 1 का गुणा इसमें कराना तो 540 ही आएगा, जोड़ के बताएंगे। 6 5 11, कितना आएगा, 22,140 रुपये वो भोजन तथा कपड़ों पर खर्च कर रहा है। क्वेश्चन है 41 से शुरू है, 49 तक गया है। 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, ये क्वेश्चन दिया गया है, ये क्वेश्चन दिया गया है। कोई परेशानी, 2 सेकेंड का क्वेश्चन है, बस आपको इतना देखना होगा। यहाँ देखो 2 तो मिल रहा है हमें, बस 5 और चेक करना पड़ेगा। अगर सीरीज में 5 आ गया और 2 मिल गया तो बस आंख बंद करके सीधे बताना कि इसका एकाएक अंक पूछे चाहे अंतिम अंक पूछे, 2 0 बताएंगे। क्या बताएंगे, 0। देखो 2 मिला और 5 मिला, 5 दूना 10, इकाई में क्या आएगा, 0, काम खत्म, कुछ करना ही नहीं है। दिमाग में सेट रखेंगे इसको, ठीक है। क्या आएगा भैया, 0, जो कि पहले ऑप्शन में दिया गया है। अगला सवाल देखेंगे, कह रहा है 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 10 है। क्या कह रहा है, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 10 है। संख्या को उलटने पर संख्या में 72 की वृद्धि हो जाती है, संख्या ज्ञात करो। अच्छा एक बात बताओ, अगर हम पहला ऑप्शन ले लें, 64 है, 64 है, 64 को अगर संख्या पलट दो, मान लो 64 था आपके पास, पलटने से क्या बनेगा, 46। आप देखो वृद्धि होगी, नहीं, खत्म करो इसको। ऐसे 82 से पलटोगे तो 28 बनेगा, वृद्धि होगी, नहीं, छोड़ो। 37 से और 19 से, हाँ इनको पलटने पर, जैसे हमारा 19 है, 19 को पलटेंगे तो क्या बनेगा, 91 बन जाएगा। अब देखो भैया कितने की वृद्धि हुई है, क्या 72 की हुई है, 11 में 9 गया 2, 8 में 1 गया 7, हाँ 72 की वृद्धि हुई, यही हमारा ऑप्शन सही है। करना ही नहीं था, ऑप्शन से चले जाइए। अगला प्रश्न है, एक संख्या से जब 15 घटाया जाता है तो वह घटकर 80% हो जाती है। एक संख्या से 15 घटाओगे तो संख्या अपने आप में कितना परसेंट होती है, 100। संख्या अपने आप में कितना परसेंट होती है भैया, 100% होती है। इससे जब 15 आप घटा देते हो तो संख्या कितनी बन जाती है, 80% बन जाती है। अब कुछ नहीं, 80 को इधर लाइए, 15 उधर जाइए, तो 80 100 में घटेगा तो क्या बनेगा, 20%, बराबर कितना आ गया, 15। संख्या पता कर लीजिए क्या है, संख्या तो 100% थी ना, 20 को 100 बनाने के लिए 5 से गुणा होगा,
तो 15 में भी 5 का मल्टीप्लाई करेंगे, 15 पना क्या बन जाएगा 75, मतलब संख्या आपकी थी 75। अब कह रहा है 75 का 40% निकालो, तो निकाल दो भैया। 75 का 40%, 40% क्या होता है 2/5, क्या होता है 2/5, 5 से काटेंगे, 15 दूना कितना आंसर आएगा भैया 30 आएगा। क्या आएगा 30, ठीक है। 40% को 2/5 लिखते हैं, सीधे गुणा करा दिया। आप चाहते तो 40/100 कर सकते थे, फिर काट पीट सकते थे। तो इसके सेकेंड 30 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 उत्तर में लिखा है 3। इससे भ्रमित में ना होना, वो उत्तर नंबर 3 है, क्योंकि उत्तर नंबर 3 में ही आंसर कितना आ रहा है 30 आ रहा है। अगला सवाल है कि एक विद्यार्थी ने जितने प्रश्न सही किए उससे 3 गुने गलत किए। यदि उसने कुल 76 प्रश्न हल किए, भाई साहब एक लड़का है, वो अगर x प्रश्न सही कर रहा है, x प्रश्न सही कर रहा है तो 3 गुने गलत कर रहा है। गलत कितने कर डाले 3x कर डाले। टोटल कितने प्रश्न बन जाएंगे, जोड़ के यही तो बनेंगे टोटल, जबकि टोटल कितने बताया जा रहा है 76, कितने बताए गए 76। जोड़िए क्या बन जाएगा 4x बराबर के 76, x की वैल्यू क्या जाएगी 19। अब पूछ रहा है कि उसने कितने सही प्रश्न किए और सही x कर रहा था, x की वैल्यू 19 निकाली, यही तो आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, मोहित का वेतन विजय के वेतन से 60% अधिक है। मोहित का वेतन विजय के वेतन से 60% अधिक है। ये मोहित हो गए, ये विजय हो गए। विजय का वेतन अगर 100 होगा तो मोहित का 160 बन जाएगा। अब पूछ रहा है कि विजय का वेतन मोहित के वेतन से कितना कम है, तो देख सकते हो 60 कम है। किससे तुलना कहाँ से हो रही है मोहित से। एक बटे में 60 लिखेंगे, गुणा 100 लगाएंगे, 0 0 काटेंगे, 2 से काटिए तो 2 3 6, 2 से काटेंगे 2 8 16। भाई साहब 3/8 गुणे 100 आपको बताया गया था। 1/8 का मान 12.5% होता है, 3/8 का मान परसेंट में क्या होता है 37.5% होता है। इतना कम है, ख़त्म। ठीक है भैया, ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन। अगर आपको प्रश्न समझ में आए हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपना विचार कमेंट ज़रूर लिखें। तो मिलते हैं अगली क्लास में अगले दिन।